नमस्कार, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के रेफ्यूजी बैन के बारे में, जिसको मीडिया में मुस्लिम बैन भी कहा जा रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये बैन है क्या, इसकी डिटेल्स क्या है, किन कंट्रीज़ को बैन किया है, कितने दिनों के लिए बैन किया है, वो सब डिटेल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि दुनिया भर में इस बैन को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई, और फाइनली ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अच्छा, तो आखिर हुआ क्या? देखिए, 27 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिससे टेम्परेरीली 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के नेशनल को यूएस में एंट्री मिलने से बैन कर दिया गया। ओके, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है? देखो, यूएस में प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो बिना किसी से सलाह मशवरा किए अपने आप नेशनल इंटरेस्ट में निर्णय ले सकता है। तो ये निर्णय लेने से पहले मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से रिफ्यूजीज़ को बैन करने से पहले उनको किसी कांग्रेसमैन या सेनेटर से कोई भी उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो बस अपनी कुर्सी पे बैठे, उन्होंने डिसीजन लिया, बैन कर दो, और बैन हो गए। अच्छा, आगे देखते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में था क्या क्या, कितने दिनों के लिए इन रेफ्यूजीज़ को बैन किया। देखिए, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस का रेफ्यूजी एडमिशन सिस्टम 120 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। अब देखो, इसमें फ़र्क है। जो 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है जिनके सिटीजन्स को यूएस में एंट्री मिलने से बैन कर दिया गया है, वो 90 डेज़ के लिए है, ठीक है। ये 120 डेज़ के लिए यूएस ने अपना रेफ्यूजी एडमिशन सिस्टम सस्पेंड किया है। सेकेंडली, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किए हैं, उसके अंडर मिडल ईस्ट से जो भी रेफ्यूजीज़ आएंगे उसमें से क्रिश्चियन रेफ्यूजीज़ को प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर मुस्लिम रेफ्यूजीज़। और उसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ रेफ्यूजीज़ यूएस लेगा इन द ईयर 2017, पहले यूएस ने कहा था कि हम 1,10,000 रेफ्यूजीज़ लेंगे। अब ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अनुसार उसको कम कर दिया गया है टू जस्ट 50,000। और फाइनली, डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का तीसरा पहलू, इन 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से सभी सिटीजन्स को यूएस में एंट्री मिलने से बैन कर दिया गया। जी हाँ, कंप्लीट बैन फॉर 90 डेज। परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बैन है। अच्छा, देखते हैं किन किन देशों को बैन किया। सीरिया, इराक, ईरान के साथ यूएस के जो रिलेशन थे वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके थे अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, मगर जैसे ही ट्रंप पावर में आए हैं सब कुछ वापस अब ख़राब दिख रहा है। और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि प्री ओबामा एरा जैसे हो गए हैं ईरान और यूएस के रिलेशंस। तो इनके सिटीजन्स को भी बैन कर दिया गया। ऑफ कोर्स ईरान को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने भी काफ़ी कड़ा विरोध किया इसका। उसके अलावा येमेन, सोमालिया, सूडान और लीबिया, इन 7 देशों के सिटीजन्स को 90 डेज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बैन करने की कोशिश करी। जी हाँ, कोशिश करी, मगर रास्ते में यूएस का सुप्रीम कोर्ट आ गया। वो बताऊंगा अभी आपको क्या हुआ उसमें। यहाँ पर देखिए कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जो 7 कंट्रीज़ जिनके सिटीजन्स पे बैन लगाया गया है बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके सिटीजन्स द्वारा यूएस में 9/11 के बाद कोई भी फेटलिटीज़ नहीं हुई है। किसी भी यूएस सिटीजन की जान नहीं गई है किसी भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा जो इन कंट्रीज से बिलोंग करता है। सो अगेन, ज़्यादातर जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं यूएस पे, सबसे पहले तो 9/11 की ही बात करते हैं। सबसे बड़ा जो टेररिस्ट अटैक था, देवर ऑल साउदीज़, वो सऊदी अरेबिया के थे। तो सऊदी अरेबिया को क्यों छोड़ दिया गया? बाकी जो देश जिनका इतना लेना देना नहीं है यूएस सेंट्रिक टेररिज्म से, उनको क्यों इस बैन में लपेटा गया? इसका जवाब हमें नहीं मिला है। आगे देखते हैं कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इस बैन पर रोक कैसे लगाई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के कुछ दिन बाद ही यूएस के एक फेडरल जज जो सिएटल के थे, उन्होंने, जिनका नाम जेम्स रॉबर्ट है बाय द वे, ये भी याद रख लीजिएगा, न्यूज़ पे काफ़ी है, इन्होंने इस ऑर्डर पे, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। जी हाँ, इसको कहा कि ये असंवैधानिक है और उस पर स्टे लगा दिया। जो अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 तारीख है आज, अभी तक ये स्टे कायम है। और ट्रंप ने कहा है कि हम लीगली इसको परस्यू करेंगे इस ऑर्डर को, और होपफुली हमारी जीत होगी।
और ट्वीट पे तो खैर जैसे ट्रम्प ट्वीट करते हैं, उन्होंने बहुत ही भारी भरकम ट्वीट करी इस पे। द ओपिनियन ऑफ दिस सो कॉल्ड जज विच एसेंशियली टेक्स लॉ इन्फोर्समेंट अवे फ्रॉम आवर कंट्री इज रिडिकुलस एंड विल बी ओवरटर्न्ड। तो एक फेडरल जज के बारे में एक प्रेसिडेंट का ऐसा कहना कि सो कॉल्ड जज जिसने हमारे देश की लॉ इन्फोर्समेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छीन ली है, ये रिडिकुलस है, ये काफ़ी क्या कहूँ ख़राब है किसी भी देश के लिए। सो यहाँ पर तो ये हुआ देखिए, मगर इस सब के अलावा भी अमेरिकन पब्लिक में भी काफ़ी हद तक आक्रोश दिखा इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर। काफ़ी सारे लोग अमेरिका में एयरपोर्ट्स में और अलग अलग जगहों पर भी प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। और यहाँ तक कि जो क्रिश्चियन वहाँ पे ग्रुप्स हैं यूएस में, उन्होंने भी ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसमें क्रिश्चियंस को प्रेफरेंस दी जाती है मुस्लिम रेफ्यूजीज़ के ऊपर, उसका विरोध किया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स नहीं था, काफ़ी हद तक यूएस के अंदर ही बहुत सारे लोग इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट थे। अब ज़रा आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टैट्स हैं यहाँ पे कि यूएस ने 2016 में कितने सीरियन रिफ्यूजीज़ एक्सेप्ट किए थे, उससे हमको पता लग जाएगा कि यूएस ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पूरी मिडल ईस्ट की वॉर की, जिसमें यूएस एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, जो आपको पता ही है। यूएस की डायरेक्ट इंटरवेंशन रही है थ्रू आउट इस पूरी की पूरी सिविल मिडल ईस्ट क्राइसिस में। सो पहले देखिए 2016 में यूएस ने सिर्फ करीब 12,500 सीरियन रिफ्यूजीज़ लिए। अगर हम इसको कंपेयर करें जर्मनी से, जिन्होंने 3 लाख लिए, बाय द वे उन्होंने 3 लाख रिफ्यूजीज़ लिए, मगर उसकी वजह से उनकी जो वहाँ पे चांसलर है एंगेला मर्कल, उनको बहुत ही ज़्यादा उससे क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। वहाँ पर उन्होंने, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्यूजीज़ ले लिए हैं इन्होंने और क्राइम रेट बढ़ रहा है इसकी वजह से, और भी वेरियस रीजंस है। सो उसके अलावा अगर हम टर्की को देखें तो टर्की ने तो हद ही कर दी, करीब 2.7 मिलियन रिफ्यूजीज़ रिसीव किए हैं, और लेबनान ने 1 मिलियन और जॉर्डन ने करीब 6,50,000। ये यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा डिसीजन लेने की प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उन्होंने इतना रेडिकल डिसीजन लिया, जो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है बहुत ही ख़राब डिसीजन भी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये आप कह सकते हैं इन सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन था दैट क्रिएटेड द रीज़न फॉर दिस बैन। देखिए सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन प्रोमिसेस। थ्रू आउट हिज कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये बात कही कि उनकी स्टेटमेंट्स है कि इस्लाम हेट्स अस। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो टेम्परेली बैन चाहते हैं मुस्लिम्स का एंटरिंग द यूएस, किसी भी देश के। अब तो उन्होंने 7 देश का किया है, वो तो इनिशियली कह रहे थे कि ऑलमोस्ट किसी भी देश का जो कोई मुस्लिम सिटीज़न हो वो यूएस नहीं आ सकता, वो टेम्परेरी बैन चाहते थे। बाद में उन्होंने ये पोजीशन बदली, तो तब भी उनका एक तरीके से कैंपेन प्रॉमिस था कि वो ऐसा करेंगे। सो पहले तो ये है। दूसरा है कि अमेरिकन पब्लिक में भी काफ़ी डर था ये देख के कि यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप में आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जर्मनी ने 3 लाख रेफ्यूजीज़ लिए सीरिया से, और फ्रांस ने भी लिए, और वहाँ पर अचानक से टेररिस्ट अटैक्स की संख्या बढ़ने लग गई। और उसके अलावा जो क्राइम रेट्स थे जहाँ पर रेफ्यूजीज़ रुके हुए थे वो भी बढ़ने लगे। उसके बहुत सारे रीजंस थे कि उनको प्रॉपर वहाँ पे सुविधा नहीं दी जा रही थी एंड सो ऑन, वो अलग बात है। मगर ओवरऑल जो अमेरिकन मीडिया एक पिक्चर दिखा रहा था यूरोप की कि वहाँ पर उन लोगों ने बाहर के फॉरेन कंट्री से बहुत सारा रेफ्यूजीज़ ले लिए हैं, अब उनके यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये देखकर अमेरिकन लोगों को भी काफ़ी हद तक अनईजीनेस हो रही थी कि क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि हमें रिपब्लिकन पार्टी को, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको इसी डर को टैप करना है, और उन्होंने ऐसा किया। फाइनली इंटरनल पॉलिटिक्स। मैं ये नहीं मानता कि 9/11 की वजह से ये एक इस्लामोफोबिया वगैरह बना यूएस में और उसकी वजह से ऐसा हुआ। 9/11 के बाद यूएस ने काफ़ी लिबरल माइंडेड अप्रोच भी अपनाई। जॉर्ज बुश की एरा के बाद बराक ओबामा, जिनका मिडिल नेम था हुसैन, उनको प्रेसिडेंट बनाया और 2 टर्म तक उन्होंने सर्व किया। देयर वाज नो प्रॉब्लम, बट प्राइमरीली इंटरनल पॉलिटिक्स में ऐसा हो गया था कि रिपब्लिकन पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनके यहाँ कोई ना कोई एक रेडिकल कैंडिडेट उनको चाहिए था जो काफ़ी हद तक पोलराइज कर ले पब्लिक का ओपिनियन, और वो थे डोनाल्ड ट्रंप। और अब जो वो आ गए हैं तो जो उन्होंने प्रोमिस किए थे उनको वो फुलफिल भी करने पड़े।
फाइनली एक डाइवर्जन टैक्टिक भी था रिपब्लिकन पार्टी का, ताकि यूएस की जो गन कंट्रोल प्रॉब्लम है उससे लोगों का ध्यान अब किसी और जगह जा सके। यूएस में आपको पता है गन कंट्रोल की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग वहाँ पर गन रखना पसंद करते हैं और उसकी वजह से गन वायलेंस भी होता है। काफ़ी बार लोगों की जानें जाती हैं। काफ़ी बार कोई मेंटली जो कमज़ोर लोग होते हैं या फिर मेंटली जो बीमार लोग होते हैं उनके हाथ में गन आ जाती है और वो काफ़ी सारे लोगों को शूट डाउन कर देते हैं। तो इस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है जो कहते हैं कि यूएस में लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने पास गन रखें, तो उस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए भी एक डाइवर्जन टैक्टिक हो सकता है कि हे रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, हमें उनसे खतरा है, हमें अपनी गन से खतरा नहीं है, हमें उनसे खतरा है। तो इन सारे पॉइंट्स का एक तरीके से मिक्सचर जब मिक्स हुई ये सारे पॉइंट्स, तो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये रेडिकल डिसीजन लिया। अच्छा, अब देखते हैं कि दुनिया भर से विभिन्न देशों के लीडर्स ने क्या रिएक्शन दिया डोनाल्ड ट्रंप के बैन को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिन ट्रूडियो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो भी वॉर से, परसिक्यूशन से, आतंक से डर के भाग रहे हैं और उनको शेल्टर चाहिए तो कनाडा उनको वेलकम करेगा रिगार्डलेस ऑफ योर फेथ। कोई आपके मज़हब से हमको कोई लेना देना नहीं है, और डाइवर्सिटी इज़ आर स्ट्रेंथ। और निकोला स्टर्जन जो ये स्वीडन की फर्स्ट मिनिस्टर होता है वहाँ पे, उन्होंने भी यही स्टैंड लिया कि हम रेफ्यूजीज़ के साथ हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। मार्गरेट वॉलस्टॉर्म जो स्वीडन की फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो काफ़ी हद तक कंसर्न है, स्वीडन काफ़ी हद तक कंसर्न है यूएस के डिसीजन को लेकर। और ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है 7 कंट्रीज़ के नेशनल्स को की एंट्री को बैन करने का, इससे मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, इससे सिचुएशन बेहतर नहीं होगी और वर्सन हो जाएगी। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो यही कह दिया कि ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, जो आईसिस है और जो दुनिया भर की फंडामेंटलिस्ट सोच वाले जो लोग हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बैन के साथ। और ऑफ कोर्स बाकी जो देश है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ ही किया इस बैन को लेकर। इंडिया की तरफ से कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं आया। अच्छा, इस बैन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होगा इस बैन का? सबसे पहले तो देखिए, इससे काफ़ी हद तक मिसट्रस्ट क्रिएट होगा। सिर्फ ये बाकी दुनिया भर में नहीं, यूएस में भी जो मुस्लिम अमेरिकन्स हैं वो भी फील करेंगे कि अभी इनकी बारी है, क्या पता वी माइट बी नेक्स्ट, हमारी बारी भी आ सकती है। तो उससे काफ़ी हद तक मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, फियर क्रिएट होता है। और फियर जब क्रिएट होता है, सीधी सी बात है, इट इज़ अ शॉट इन द आर्म फॉर एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा। शॉट इन द आर्म होता है बूस्ट मिलना। तो एक तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा होता है, जो लोगों के डर पे काफ़ी हद तक जीता है, तो उनको और बूस्ट मिलेगा। वो तो कहेंगे कि अब तो यूएस प्रॉपरली एक दुश्मन बन चुका है, वो तो एंटी इस्लामिक है, तो वो और ज़्यादा अपना प्रोपेगेंडा इसी के बेस पे आगे फैलाएंगे। फाइनली जो सेकुलरिज्म का एक आइडिया है कि सब रिलीजन एक समान है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको काफ़ी हद तक झटका लगेगा। क्योंकि यूएस काफ़ी हद तक एक तरीके से कह सकते हो पैरागॉन ऑफ वर्च्यू कह लीजिए था। सब लोग यूएस को देखते थे कि वहाँ पर किस तरीके से उन्होंने इक्वालिटी को प्रैक्टिस किया है और वहाँ पर किस तरीके से वो लोग सब रिलीजन्स को इक्वल मानते हैं। सो काफ़ी हद तक वर्ल्ड ओवर इसका इम्पैक्ट महसूस किया जाएगा। यूएस को दुनिया भर की नज़रें यूएस पे होती है कि यूएस क्या कर रहा है, तो इससे ऑब्वियसली वर्ल्ड ओवर जो आइडिया है सेकुलरिज्म का, उस पर भी डेंट पड़ेगा। और फाइनली वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं अपना भी एक ओपिनियन यहाँ पे देना चाहूँगा। एक फैक्टर है जो हमें काउंट करना चाहिए इस सब में। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, तो बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस ऑर्डर को। उन्होंने कहा गलत है, नहीं होना चाहिए। मगर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप जिम्मेदार नहीं है सीरियन क्राइसिस के। जो रेफ्यूजीज़ जहाँ से आ रहे हैं, सीरिया, लीबिया, ये कंट्रीज़ खुशहाल थी, यहाँ पे सरकारें काम कर रही थी, सब कंट्रोल में था, यहाँ से रेफ्यूजीज़ लोग भाग नहीं रहे थे यहाँ से। मगर अचानक से लीबियन क्राइसिस इन पर्टिकुलर, वहाँ पर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्ट इंटरवेंशन करा और काफ़ी हद तक जो स्टेबल वहाँ पे सरकार थी वो हिला दी गई। और उसी की वजह से जब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, वहाँ से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। सो ये सब भी काफ़ी हद तक जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको भी ब्लेम लेना चाहिए कि हाँ, अभी ट्रंप गवर्नमेंट रेफ्यूजीज़ को लेने से मना कर रही है, मगर रेफ्यूजीज़ बने कैसे? that should also be counted. So that is the end of the video. Thank you for watching.